हेलो बच्चों। कैसे हैं बच्चे आप लोग। तो बच्चों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है और आज हमारा बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपको अभी तक शायद भारी लगता होगा और एग्जाम में आप यहाँ से क्वेश्चंस को स्किप कर देते होंगे या आपको समझ में नहीं आता होगा। आज हम इस टॉपिक के गुर्दे को हिलाने वाले हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग या तो बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी कर लेते हैं, बेसिकली हम लोग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ पाते, या हम लोग फालतू के कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो गाइज, मेरा ये कंटेंट ऐसा कंटेंट है, अगर आपने इसको 2 बार अच्छे से देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है, समझनी है और उसको अच्छे से याद करना है। ऐसा ना हो कि आप इसको जल्दी जल्दी देख लें, वीडियो पूरी कर लें, कंटेंट पे ध्यान ना दें और बस वीडियो देखकर इसको छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है, अच्छे से वीडियो देखना है। और गाइस, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पर, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इनकी इसकी नीड है और वो ऐसी वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं और फालतू के कंटेंट पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि एग्जाम में नहीं आता यार। नहीं आता एग्जाम में, फालतू के कंटेंट एग्जाम में नहीं आते। आप कितना पढ़ते रहो वो नहीं आएगा। एग्जाम में सिर्फ फैक्चुअल चीजें आती हैं, वो फैक्चुअल चीजें हम लोगों को पढ़नी होती हैं। एग्जाम क्रैक करना है हम लोगों को अभी कोई पीएचडी नहीं कर लेनी है। सिंपल है, फैक्चुअल चीजें पढ़ेंगे तो एग्जाम क्लियर होगा, जल्दी क्लियर होगा। तो जल्दी से गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम गाइस टू आवर चैनल क्रैकर बाई विशाल सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा कोड पढ़ लेते हैं, जिससे शायद आपकी ज़िंदगी में एक स्टेप आप आगे बढ़ें। और मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो के बाद आप इतना कंफर्ट फील करेंगे कि सर वाकई में इस टॉपिक से क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। लेकिन ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी इसको फॉरवर्ड करें और स्टडी कर लें, नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। ऐसा नहीं करना है कि सारा बहुत सारा 14 15 20 घंटे एक दिन में पढ़ लिया, फिर अगले दिन नील होके बैठ गए। नहीं, छोटा छोटा स्टेप लो। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा डेली पढ़ो, बट पढ़ना कंसिस्टेंटली है। किसी की बातों में मत आओ, सर 8 घंटा 9 घंटा पढ़ के ही एग्जाम निकलेगा। कोई फायदा नहीं है। जितना आपकी कैपेसिटी है आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ो, बट पढ़ो ऑनेस्टली। ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे बैठे किताब के सामने बट फायदा, आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा है। 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, बट पढ़ो ऐसा कि गुर्दे हिला दो, बस। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि टॉपिक आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये हमारा पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 मैं कल रिलीज करूंगा। तो 2 पार्ट की ये वीडियो होगी और 2 पार्ट में सिंधु घाटी के गुर्दे हिलने वाले हैं। इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, लिख के रख लीजिए, गारंटी है, 100% है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा प्राचीन भारत है उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट थे, किसी को याद है? ठीक है, पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था और नव पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल की जो वीडियोस है वो मैंने बना दी है, वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं टपकेगा, ये मेरी गारंटी है। वो एक बार अच्छे से वीडियो देखकर नोट्स बना लो, 2 3 बार इस वीडियो को देख लो, याद कर लो, रट लो, जो भी करना है वो करो, बट उस वीडियो का एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के 2 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट हमारा ये, अगला पार्ट हमारा और आएगा। यहाँ पर जो चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, साथ में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो तो रहेंगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको अपने खून के अंदर उतार लेना है, ठीक है। चलिए, तो परिचय की बात करें, इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया गया। मतलब सिंधु घाटी को हम लोग
तीन नामों से जानते हैं। तो पहला नाम क्या है इसका? सिंध सभ्यता। सिंध सभ्यता हम इसको कह देते हैं। दूसरा नाम इसको कह देते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और तीसरा नाम हड़प्पा सभ्यता। ध्यान रखिए, सिर्फ हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया है इसका। मोहनजोदड़ो सभ्यता नाम नहीं रखा गया है, कालीबंगा सभ्यता नाम नहीं रखा गया है, सिर्फ हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, या सिंधु घाटी सभ्यता को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता भी ऑप्शन में दिखाई दे सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे या सिंधु घाटी पर बसी एक सभ्यता थी। अब आप सब लोग जानते हैं भाई, पहले शहर तो होते ही नहीं थे। अब गांव के लोगों को शिकार करना होता था, खेती करनी होती थी। गांव के हुए कोई भी, पहले गांव शहर तो थे नहीं, सिंपल जो भी लोग हैं उनको खाना खाना है, खेती करनी है, पानी पीना है, वो कहाँ जाएंगे? तो सबसे अच्छा स्थल था कि कोई नदी बह रही हो, नदी के पास जाके अपना एक अच्छा सा कुछ हम बना लें रहने के लिए और वहीं पर रहें, तो वहां पर पानी भी मिल जाएगा, खेती भी हो जाएगी, शिकार भी हो जाएगा, और अपना संग्रहालय भी कर लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, है ना? जैसे कि आप लोगों को पता है पानी की बहुत जरूरत होती है हर चीजों में। इसके बाद देखिएगा पिग्गट महोदय का कथन। पिग्गट एक महोदय थे जिन्होंने ये कहा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। मतलब साम्राज्य क्या है? व्हाट इज साम्राज्य? साम्राज्य आपका सिंधु घाटी का जो पूरा इतना बड़ा एक साम्राज्य था, उसकी राजधानियां कही हैं पिग्गट ने कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसकी जुड़वा राजधानियां हैं। इसके बाद जॉन मार्शल आए। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। क्वेश्चन बन सकता है सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम दिया। इस सभ्यता का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग मैं कह सकता हूँ विद्वान आए और विद्वानों ने इसका टाइम पीरियड अलग अलग समय पर बताया, लेकिन जो सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध, एग्जाम में टपकने वाला जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ यही है, यानी कि सबसे ज्यादा माना हुआ टाइम पीरियड यही है। कौन सा है? 2300 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी के बीच में, यानी कि इस टाइम पर ये 2300 ईसा पूर्व है ये, ठीक है? 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है? इस टाइम को सर्वाधिक मान्य तिथि घोषित किया गया है, यानी कि इसके बीच में, इसके बीच में ही सभ्यता थी। लगभग 600 साल, हम 700 साल हम लोग, 600 साल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। रेडियो कार्बन C14 पद्धति द्वारा निर्धारित किया गया, यानी कि C14 ये रेडियो कार्बन पद्धति होती है जिसकी हेल्प से ये देखा जाता है कि कोई भी, अगर मान लीजिए आपने, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप किसी मैदान में हैं और खुदाई कर रहे हैं, वहां से आपको कोई खुदाई करते हुए आपको कोई सामान मिलता है, तो उस सामान को पहचानने के लिए कि ये सामान या ये वस्तु हमारी कितनी पुरानी हो सकती है, इसके लिए रेडियो कार्बन पद्धति अपनाई जाती है, इसको C14 भी कहते हैं। कार्बन C मतलब कार्बन 14। तो टाइम पीरियड देखिए इसका 2300 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में भी माना गया है, लेकिन सर्वाधिक मान्य इसका 2300 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य है। आपको सिर्फ यही वाला ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 2300 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता की पराकाष्ठा का समय था। मतलब ये सभ्यता जब बहुत ज्यादा फल फूल रही थी। कहते हैं ना कि भाई किसी, कहीं हम लोगों ने कहीं कहीं हम लोग शादी में जा रहे हैं, शादी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो शादी में हम लोग 7 बजे गए तो खाली पड़ी थी। हमने कहा भाई क्या हो रहा है, ये कुछ शादी में कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे हम 9 बजे गए तो भीड़ लगी हुई है, स्टॉल भरे पड़े हैं, तो हम कहते हैं ना भाई ये टाइम है जिसमें भीड़ मिलेगी हम लोगों को। तो इसी तरीके से 2300 से लेके 1900 के बीच में इस सभ्यता की पराकाष्ठा का समय था। अब बात करें तो सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र के सभ्यताओं की समकालीन थी। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता इनमें से किस सभ्यताओं की समकालीन थी। हो सकता है ऑप्शन में आपको खाली मेसोपोटामिया मिल जाए, हो सकता है आपको मिस्र मिल जाए, हो सकता है आपको दोनों मिल जाए। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन है। इसके बाद देखिए स्थल और विस्तार। सिंधु, देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता चूंकि सिंधु नदी के तट पर थी, और आपको पता है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है ना? सिंधु नदी आपकी तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत से निकलने के बाद वो कहाँ तक चली जाती है आपकी
अरब सागर तक। तो बहुत लंबा क्षेत्र में घूमती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी ऐसे घूमती है, तो उसमें तो कॉमन सी बात है, जब वो सिंधु नदी भारत से निकल रही है, अरब सागर में जा रही है, तो पाकिस्तान को और भारत को ही कवर करेगी। पाकिस्तान में इसके मुख्यतः तीन क्षेत्र हैं, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी क्षेत्र। यानी कि देखिए, सिंधु नदी से निकल रही है, लेकिन आसपास के लोग भी तो बस जाते हैं ना फिर। जरूरी थोड़ी ना कि सारे लोग सिंधु नदी के किनारे पे ही रहेंगे, थोड़े से पीछे भी लोग बसते चले गए, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी क्षेत्र के का जितना क्षेत्र था, वो सारा सिंधु सभ्यता के अंदर आने लगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्षेत्र हमारे सिंधु सभ्यता के विस्तार क्षेत्र के अंदर आते हैं। अगर आप मैप में जाकर देखोगे तो बड़ा इजी है। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर वैसे भी है, फिर पंजाब उसके नीचे आ जाता है, फिर राजस्थान उसके नीचे है, गुजरात उसके नीचे आ जाता है, हरियाणा देखेंगे आप तो राजस्थान के जस्ट राइट साइड में आपको हरियाणा मिलेगा, है ना। और पश्चिमी क्षेत्र आपका, पूरा पश्चिमी क्षेत्र आपका यूपी हो गया पूरा इधर, तो ये आपका लग जाता है ना। तो ये मैप से आप देखोगे तो बिल्कुल ही ऐसे ऊपर से नीचे आते हुए आपको दिखेंगे। तो एक बार आप मैप देखेंगे तो मैप से आपको इजीली याद हो जाएगा ये। और एक बार आप रट भी लेंगे ना तब भी याद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी क्षेत्र। सिंपल है। ऐसे ही पाकिस्तान में भी इस तरीके से आपको दिखाई देंगी, ऊपर से नीचे की ओर। चलिए, तो अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार का आकार क्या था। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु सभ्यता थी उसका आकार कैसा था। तो ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, चतुर्भुज या चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, त्रिभुजाकार। देखिए, इसका कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये ऐसे कुछ इसका था क्षेत्र, ये। लेकिन मैं अगर एग्जांपल लूं, इसको भी छोड़िए, आप ऐसे देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके से ये हो गया, फिर एक यहाँ पे ये इस तरीके से था, और छोटा सा यहाँ पे ऐसे करके फिर नीचे ये इसका एग्जैक्ट एक आकार है। कैसे सर, ये आपने कैसे बता दिया कि ऐसे आकार है, सर ये कैसे गोले कर दी, तो समझते हैं। देखिए, सबसे इसका पश्चिमी जो हिस्सा है वो है सुद कागेंडोर, जो कि आपका पाकिस्तान के अंदर आता है। यानी कि इसका सबसे पश्चिमी स्थल जो है। अब सर ये ऊपर दो जो आपने स्थल बनाए, ये कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो ये वाला स्थल है जो सबसे आपका आपको उत्तरी क्षेत्र पे दिख रहा है, ये आपका है मांडा। मांडा आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला क्षेत्र है, ये है आपका आलमगीरपुर, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंदर है। ये आपका मेरठ जिले के अंदर पड़ता है। हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर गए भी हो कभी घूमने। तो मेरठ जिले के अंदर ये आलमगीर पड़ता है। कई बार यूपी के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया है कि सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी स्थल किस जिले के अंदर स्थित है। जिला पूछता है वो, नाम नहीं, सिर्फ जिला, कि जिला कौन सा है, मतलब नाम इसका नहीं पूछेगा, आलमगीरपुर किस जिले के अंदर स्थित है। इसके बाद जो आपको नीचे वाला ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये आपका दैमाबाद, जो कि आपका आता है महाराष्ट्र के अंदर। ये आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में कि सबसे उत्तरी हिस्सा मांडा, जम्मू कश्मीर, पूर्वी सुतकांगेडोर पश्चिमी स्थल है जो कि पाकिस्तान के अंदर आता है, आलमगीरपुर जो कि आपका पूर्वी स्थल है उत्तर प्रदेश के अंदर है, और आपका दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर आता है। इस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा गाइस, सिंपल आपके यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा आपसे तो यहाँ पर इनकी नदियों का उल्लेख कर सकता है। तो मैं नदियां आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो मांडा नदी है ये सिंधु नदी के पास है, आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के पास है, दैमाबाद आपका प्रवरा नदी के पास है, और सुद कांगेडोर आपका ये भी आपका सिंधु नदी के पास है। सिंधु नदी निकल जाती है यहाँ से, तो ये आपका सबसे पश्चिमी स्थल हो जाता है। आगे हम लोग मूव करेंगे। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम में 100% टपकने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 100%। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक से बताऊंगा चीजों, ये ट्रिक मिलेंगी आपको यहाँ पर, ये तो आपको रटना है, इसको तो आपको अपने ब्लड में उतार लेना है, गुर्दे हिला देने हैं इसके तो आपको। ये आएगा एग्जाम में, जरूर आता है हमेशा, उत्खननकर्ता के नाम से। तो देखिए, स्थल और उत्खननकर्ता, आपको यहाँ पर दो हेडिंग मिलेंगे। सबसे पहला है स्थल, तो हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल किसने खोजा जी, दयाराम साहनी जी ने। अब हड़प्पा, हड़प्पा का मतलब क्या है, हड़प लिया, क्या कर लिया भैया,
हड़प लिया। अब हड़पोगे तो क्या होगा, दया नहीं आएगी? दया आएगी ना भाई, दया आ गया, उसका सामान हड़प लिया बेचारे ने, मतलब बेचारे का सामान हड़प लिया, बेचारे ने नहीं, तुमने पढ़ रखा होगा, बेचारे का सामान हड़प लिया, बहुत दया आ रही मुझे उसके ऊपर। तो हड़प्पा से दयाराम साहनी। मोहन जोदड़ो, इसका है राखल दास बैनर्जी। अब देखो मोहन, भाई मोहन, राखल दास, भाई रखले दास, भाई मोहन तू दास है, और दास का काम होता है सामान को रखना। मोहन तू दास है, और दास का काम है सामान को रखना। या ऐसे कर लो, मोहन तू एक व्यक्ति है और तेरे अंदर खाल है, खाल, भाई व्यक्ति के अंदर खाल होती है ना, तो राखल दास बनर्जी। ये आप एग्जाम में, ये आपने एक तरीके से एक पॉइंट आपने याद कर लिया है ना, एक हिंट आपने ले लिया कि मोहन है तो मोहन से खाल बन सकता है, तो राखल दास जी होंगे। चनहूदड़ो, ठीक है, चूहा। चनहूदड़ो का मतलब क्या है, चूहा समझ सकते हैं, है ना। और चूहा क्या है, मजूमदार, मजूम, है ना। चूहा क्या है जी, मजूमदार। अब मजूम का मतलब समझ सकते हैं हम लोग, या ऐसे कह सकते हैं मदार, मदार मतलब मदारी। तो मदारी जो है भैया, मदारी क्या करता है, अपने खेल में चूहों को दौड़ाता है, साथ में बंदरों को भी लेके आता है, चूहों से भी काम करा रहा है, बंदरों से भी काम करा रहा है। इसके बाद देखिए लोथल, लोथल, है ना। लोथल में क्या है, लोथल, लोथल, लोथाल, लोथाल, है ना। और राव, राव, है ना। राव मतलब कह सकते हैं हम लोग चाव। भैया चावल खा रहा है कैसे, थाली में, थाली में चावल खा रहा है, क्या खा रहा है भैया, चावल थाली में। काली बंगा, काली, काली बंगा, अमलानंद घोष, काली, अम्लानंद, अम्ल, अम्ल, अम्ल होता है ना, अम्ल एसिड। अगर अम्ल किसी चीज पे गिर जाए तो क्या होगा, वो चीज काली पड़ जाती है। तो ये हो गया आपका अम्लानंद मतलब काली। इसके बाद है बनावली, ये बनावली है, बै है पूरा, ठीक है। बनावली है आर के बिस्ट, ठीक है, बिस्ट, बनावली बिस्ट।